And welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for fundamental of programming, हम एक एल्स यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है, जिसको हम लोग आज इंशाल्लाह सी लैंग्वेज में कोड करेंगे। आज हमने 4 प्रोग्राम्स को कोड करना है। द फर्स्ट वन इज दिस वन, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि जो यूजर है उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है। दूसरा प्रोग्राम क्या होगा, उसके अंदर हम लोग एक ईयर जो है वो इनपुट लेंगे यूजर से, और हम बताएंगे कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तीसरे प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे कि हम 3 एंगल्स यूजर से इनपुट लेंगे, और ये बताएंगे कि वो जो ट्रायंगल, जो ये 3 साइड्स हैं, ये मिलकर कोई ट्रायंगल बना रही हैं या फिर नहीं बना रही हैं। और जो चौथा और आखिरी प्रोग्राम होगा वो होगा कुछ लाइब्रेरी के एतबार से, जिसमें हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि जो बंदा, जो स्टूडेंट बुक रिटर्न करने के लिए आया है, उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस सवाल के अंदर हमने जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट लेनी है यूजर से, और बताना है कि जो सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करें तो हमें समझ में आया कि 2 प्राइस हमें इनपुट लेनी है, एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरी है सेलिंग प्राइस। इस प्रोग्राम को हम लोग सी लैंग्वेज में कोड करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि इंटर कॉस्ट प्राइस, और जो भी चीज मैं इनपुट दूंगा उसको मुझे कहीं ना कहीं सेव करना होगा। उसके लिए मैंने स्कैनफ इस्तेमाल किया है। मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ इंटीजर पे काम कर रहा हूँ, इसलिए आई हैव पुट परसेंटेज डी ओवर देयर। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी के अंदर इसको सेव करवाना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि मुझे इंटर करके बताइए कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, जो भी सेलिंग प्राइस होगी, डेफिनेट सी बात है उसको मुझे कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा, और वो भी चूंकि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए आई एम पुटिंग परसेंटेज ऑफ डी ओवर देयर, और इसको मैंने एसपी के वेरिएबल में सेव करवा दिया। अच्छा, अब देखिए दो बातें थी। पहली बात तो मुझे ये डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। बहुत आसान सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस होती है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट कितने रुपए की खरीद रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जो मुझे ये बताती है कि मैंने कोई प्रोडक्ट कितने की बेची है। आसान सी बात है कि अगर मेरी मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, जो कि आमतौर पे होता भी है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने महंगी बेची है और सस्ती मैंने खरीदी थी, तो इसका मतलब ये कि मुझे मुझे प्रॉफिट हुआ है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उम्मीद ये की जाती है कि मुझे लॉस हुआ होगा। ठीक है, ऑल्दो कि इसमें एक केस ये भी आ सकता है कि जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर हो, तो इसका मतलब ये कहता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी मजीद। मैं इसको फिलहाल चला कर देखता हूँ। तो वो मुझसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है। मैंने कहा मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, और सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने कहा मैंने उसको 150 रुपए का बेच दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट, यस, वी आर हैविंग प्रॉफिट। अच्छा, लॉस को चेक कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने 100 रुपए की एक चीज खरीदी और मैंने उसको 80 रुपए का बेच दिया, 80 रुपीज का मैंने बेच दिया उसको, तो यस आई एम हैविंग अ लॉस। अच्छा, एक काम तो हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ कि एल्स इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो फिर मुझे लॉस होगा। ठीक है। और जो तीसरा केस है उसमें क्या होगा, अगर अगर ना तो वो बराबर है, ना ना तो वो ज्यादा है, ना वो कम है, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो प्रॉफिट स्लैश लॉस, कोई ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। अच्छा, अब एक चीज समझने वाली और भी है कि सवाल में हमसे तकाजा ये किया गया है कि आपने बताना ये है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो अब उसके लिए आप गौर करें, तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रॉफिट, और मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटेज ऑफ डी, यानी कि कोई ना कोई इंटीजर आएगा। अब वो इंटीजर मैंने कैसे मालूम करना है, प्रॉफिट मैंने मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी, यानी कि 100 रुपीज क्या हुई कॉस्ट प्राइस, और मैंने 150 की बेच दी, तो 150 में से मैंने 100 को माइनस कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, 50 रुपीज का। अच्छा, सेम इज द केस विद दिस वन। इस पे गौर कीजिए जरा, अगर मुझे अपना लॉस डिटरमाइन करना है, तो लॉस डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं कॉस्ट प्राइस, सॉरी मैंने ये वेरिएबल का नाम अलग लिख दिया, कॉस्ट प्राइस इट शुड बी। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, चला कर देखते हैं। अगेन मैं वो एग्जांपल लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है, मैंने बेचा उसको 150 का, तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 50 रुपीज का। यस। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 100, मैंने उसको बेचा है 80 रुपीज का, तो लॉस होना चाहिए 20 रुपीज का।
ठीक है, अब मैं तीसरी कंडीशन को चेक कर लेता हूँ कि मैंने 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का बेच दिया, इसका मतलब ये कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एज सिंपल एज दैट। कहा जा रहा है कि एक ईयर आपने इनपुट लेना है और बताना ये है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। मालूमात के लिए अर्ज कर देता हूँ, लीप ईयर की एक खासियत ये होती है कि उसमें फैब के मंथ में 29 डेज होते हैं। जबकि इसको चेक करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी ईयर, एन ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। हर वो साल जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लीप ईयर है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया मैंने इंटीजर टाइप का ईयर। ऑब्वियस सी बात है, इट कैन नेवर बी फ्लोट। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा कि भाई यूजर से कहा कि आप इनपुट कर दीजिए इंटर ईयर, और जो यूजर यूजर जो भी इनपुट करेगा वो मैं सेव करवा लूंगा ईयर के वेरिएबल में। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए एक रिमाइंडर का वेरिएबल बना लिया, और रिमाइंडर मैंने इस मरतबा क्या करना है, मैंने डिवाइड करना है 4 से, और मुझे चेक ये करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आया है। ठीक है जी। और जैसे हम लोगों ने ऑड और इवन नंबर के अंदर किया था कि अगर इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, और एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे पता चलता है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ भी मुझे यही काम करना था, तो मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगा दी है। और मैं ये कहता हूँ कि इफ, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कि ये एयर 4 से डिविजिबल है। और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए कि ये एक लीप ईयर है। मैंने यहाँ लिख दिया लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो नॉट अ लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है। अभी इसको हम चला के देखते हैं, तो यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसको रन किया है, उसने मुझसे पूछा ईयर, तो मैंने दिया टू 2024। फिर 2024 का मतलब क्या होगा कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। द आंसर इज यस, कि ये डिविजिबल है, तो ये इट्स अ लीप ईयर। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो करंट रेट चल रहा है दैट इज 2023, ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, सो द आंसर विल बी नॉट अ लीप ईयर। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपने ये बताना है, जिसमें आपने किसी भी ट्रायंगल की 3 के 3 एंगल्स को इनपुट लेना है और बताना ये है कि क्या ये वैलिड ट्रायंगल है या फिर नहीं है। अच्छा, हम बचपन में पढ़कर आ चुके हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तमाम साइड्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, सवाल पढ़ के मुझे अंदाजा इस बात का हुआ कि मैं 3 साइड्स लूंगा, लेट सपोज 3 एंगल्स लेने हैं मैंने, तो मैंने लेट सपोज कहा कि एंगल ए होगा, बी होगा और सी होगा। और जाहिर सी बात है मुझे क्या करना होगा, इन तीनों को सम भी करना होगा, तो मैंने एक वेरिएबल सम के नाम से भी बना लिया है। अच्छा, अब मुझे अगला काम मुझे क्या करना होगा कि मुझे तीनों साइड्स इनपुट लेनी पड़ेंगी। तो अच्छा, इनपुट लेने का एक नया अंदाज देख लेते हैं आज। मैंने कहा कि इंटर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम करते क्या थे कि एक वक्त में एक इनपुट लिया करते थे, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड्स। तो मैं यानी कि 3 इनपुट लेना चाहता हूँ, ये शायद आपके लिए एक नई चीज हो, लेकिन इसको मैं सिखा बताता हूँ आप लोगों को। आप क्या करें, परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ डी। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि जो भी मैं पहला इनपुट दूंगा वो ए में सेव होना चाहिए, जो दूसरा इनपुट दूंगा वो बी में सेव होना चाहिए, और जो तीसरा इनपुट दूंगा वो सी में सेव होना चाहिए। ठीक है, जरा मैं उसको चलाकर देखता हूँ इफ इट्स वर्किंग और नॉट। अच्छा देखिए, उसने एरर दे दिया, और मेरी गलती भी है कि मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। तो मैंने पहली साइड दी है 1, दूसरी 2, तीसरी 3। गुड। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे 3 इनपुट्स तो ले रहा है। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब अगला काम मेरा क्या रह गया, मैंने क्या करना है, इसको सम करना है। सम का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, ए प्लस की मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि अगर सम बराबर हो 180 के, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ कर आए हैं कि अगर सम 80 180 के बराबर होगा तो ये वैलिड ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ये वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि वैलिड ट्रायंगल। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि वो 180 के बराबर नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनवैलिड ट्रायंगल कंसिडर किया जाएगा। चेक करते हैं, लेट सपोज मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देता हूँ, यानी कि 60 60 और 60, इनका सम कितना बनता है 180। तो इसका मतलब ये है कि द आउटपुट शुड बी अ वैलिड ट्रायंगल। तो यस, इट्स अ वैलिड ट्रायंगल, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं एक ऐसा इनपुट देता हूँ जिसमें सम 180 नहीं बनेगा, लेट सपोज मैंने कहा 45 45 और 45, तो सम 180 नहीं बन रहा।
तो इसका मतलब ये कि इट शुड बी एन इनवैलिड ट्राइंगल। परफेक्ट। तो इतना आसान सा ये प्रोग्राम है। Forward towards the last question of this video। इंटरेस्टिंग सवाल है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो इसको अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल के मुताबिक एक लाइब्रेरी है जो कि, अच्छा लाइब्रेरी से क्या होता है कि हम लोग बुक इश्यूज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये फिजिबिलिटी मिलती है, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप वहीं बैठ कर बुक्स पढ़ लीजिए। जबकि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो कि आपको बोलते हैं कि आप जो है ना वो बुक को बोरो करके चले जाएं। ठीक है जी, वो सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि आपने बुक जो है ना वो 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में यू आर सपोज टू रिटर्न बैक द बुक। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर उसका उसकी लिमिट थी कि 1 महीने तक आप किताब को रख सकते हैं, उसके बाद आपने वापस करनी है, और अगर आपने 1 महीने तक किताब वापस, 1 महीने के बाद किताब वापस नहीं करी, तो फिर यू आर सपोज टू हैव पेनल्टी। तो आपको पेनल्टी लगता है, आपको यू यू आर सपोज टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर आपने वापस कर दिए बुक, तो यू हैव टू पे 50 पैसा। अगर आप 5 दिन से ऊपर चले गए, यानी कि 6 to 10 डेज के दरमियान में अगर आपने बुक वापस करी है, तो यू आर सपोज टू पे 1 रुपी। ठीक है, और अगर आप 10 दिन से ऊपर चले गए हैं तो यू आर सपोज टू पे 5 रुपीज। और मिसाल के तौर पर अगर आप 30 डेज तक, 30 डेज में आपने बुक वापस नहीं करी है, तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर मुझे समझ में ये आ रहा है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, वो होगा नंबर ऑफ डेज। हम चलिए इसको डेज कर लेते हैं कि आप कितना, या फिर लेट डेज कर लेते हैं, लेट, और इसको कर लेते हैं डेज, कि कितने आप दिन में ना वो लेट हुए हैं। मुझे ये यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, और फिर मैं डिटरमाइन करूंगा कि आपको चार्ज कितना लगेगा। इंटर नंबर ऑफ डेज यू आर लेट। ठीक है, मैं जो भी इनपुट दूंगा दैट नीड्स टू बी सेव इन लेट डेज। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए मैंने लेट डेज परसेंटेज ऑफ डी लिखा है। तो लेट डेज आ गई। अच्छा, अब उसके बाद मुझे लगानी है कंडीशन। मैंने क्या, अब पहली कंडीशन क्या थी, अगर आप गौर कर लीजिए, फॉर द फर्स्ट 5 डेज 50 पैसा। अच्छा, अब मुझे एक बात और समझ में आई है कि जो मुझे फाइन फाइन का भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि मुझे कितना फाइन पे करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा अगर लेट डेज लेस देन इक्वल्स टू 5 डेज 5 हो, तो इसका मतलब ये है कि फाइन की जो वैल्यू है इट विल बी 50 पैसा। तो मैं 0.5 लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं 0.5 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि आई हैव टू मेक दिस वेरिएबल फ्लोट। ठीक है जी, फाइन को मुझे फ्लोट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं। ओके जी, ठीक है, अगर मेरे लेट डेज लेस देन इक्वल टू 5 है तो आई हैव टू पे 0.5 रुपीज। अच्छा, अगर 6 to 10 डेज है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 रुपए पे, सॉरी, 6 to 10 डेज के लिए आई नीड टू पे 1 रुपी। ओके, सो ये आ जाएगा एल्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर लेट डेज इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होगा, मुझे फाइन पे करना पड़ेगा 1 रुपीज। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अबव 10 डेज फाइन इज 5 रुपीज। तो मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, एल्स इफ लेट डेज। अच्छा, एक बात गौर कर लीजिएगा, अभी आपको शायद कंफ्यूजन हो इसमें कि ये वहां पे दो दो लिमिट दी हुई है कि भाई लाइक 6 to 10 डेज, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 5 डेज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 10 डेज। अच्छा, अब आखिरी कंडीशन को लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगली लिमिट क्या है। 10 डेज से लेकर इफ यू रिटर्न द बुक आफ्टर 30 डेज, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेस देन इक्वल्स टू 30 डेज। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर बुक वापस कर दी है, तो यू हैव टू पे 5 रुपीज। ठीक है, और अगर आपने 10 दिन के बाद करी है, अच्छा देखिए, इन तमाम सूरत हाल में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और अगर ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि यूजर ने बुक जो है वो 30 डेज के बाद वापस करी है। तो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा कि योर मेंबरशिप हैज बीन कैंसिल्ड, योर मेंबरशिप हैज बीन कैंसिल्ड। ठीक है जी, अब मैं एक एक करके सारी कंडीशन को चेक कर लेता हूँ। पहली कंडीशन क्या थी कि अच्छा, इसमें एक मसला और भी आएगा कि मैंने मैंने जो है वो प्रिंट नहीं करवाया, क्या चीज, फाइन।
तो मैं यहाँ पे फाइन को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एफ, क्योंकि मैं फ्लोट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख दिया फाइन। अच्छा जी, यहाँ पे एरर आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है लेट, क्योंकि लेट कोई वेरिएबल नहीं है, लेट डेज एक वेरिएबल है। अच्छा जी, पहली मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर आपने शुरू के 5 दिनों में वापस कर दी बुक, लेट्स सपोज मैंने कहा कि 3, तो फाइन कितना होना चाहिए? 0.5। तो आप देख लीजिए 0.5 आ रहा है। अच्छा, ये बात भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा 2, तो फाइन दे दिया 0.5। अच्छा, मेरी अगली कंडीशन क्या थी कि अगर डेज 5 से 10 के दरमियान में हो तो फाइन कितना होगा? 1 रुपया। तो मैंने लेट सपोज कहा कि 7 दिन के बाद अगर मैं बुक रिटर्न कर रहा हूँ, सो आई नीड टू पे 1 रुपी। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगली कंडीशन क्या थी कि अगर मैं 10 से ज्यादा दिनों में और 30 से पहले, 30 डेज से पहले मैं सबमिट कराता हूँ, तो सो द फाइन विल बी 5। तो मैंने कहा लेट सपोज कि मैंने 20 डेज में वापस कर दी, तो आई यस आई नीड टू पे 5 रुपीज। और लेट सपोज कि मैंने 35 डेज के बाद, 35 डेज हो गए मुझे लेट, तो क्या होगा? मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई सवाल के अंदर तो दो दो कंडीशन दी हुई, 6 to 10 डेज। इसको समझिए जरा। देखिए, मैंने इनपुट दिया है 3, तो वो करेगा क्या कि वो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या वो इस कंडीशन को ट्रू करता है या नहीं करता। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। याद रखिएगा, इफ एल्स के अंदर जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद इफ एल्स में, मतलब इफ के बाद कुछ भी नहीं चलेगा, मतलब ये पूरे इस पूरे कोड में से कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई है। कोई पूरे इफ एल्स के अंदर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वो बाकी कंडीशन को चेक नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि भाई अगर मैं लेट डेज की वैल्यू 3 दे रहा हूँ, तो वो तो यहाँ भी ट्रू है, वो तो यहाँ भी ट्रू है। ठीक है, मतलब अगर आप गौर करें तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इफ एल्स के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो बाकी एल्स इफ को चेक नहीं करता। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि 7 इनपुट दे दिया। जब मैंने 7 इनपुट दिया तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, और ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। आई रिपीट अगेन कि जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसके बाद ना तो वो किसी एल्स इफ को चेक करेगा, ना ही किसी एल्स को चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसको चला देगा बस। ठीक है, क्योंकि सोचने वाला ये भी सोच रहा होगा कि यार अगर 7 इनपुट दिया हुआ है तो 7 तो यहाँ भी ट्रू हो रहा है। वो देखता ये है कि पहली कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, तो ये वाली ट्रू हो रही है। So that's how it works. I hope कि आपको समझ में आया होगा. If you have any questions, so do comment in the comment section. Thank you.